हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज हमारी प्रोबेबिलिटी की लास्ट क्लास है और प्रोबेबिलिटी में आज हमें करने हैं सारे एमसीक्यू। तो टोटल आपके पास जो एमसीक्यू है वो करीब 60 आई थिंक। जो एमसीक्यू है एक बार चेक कर लेता हूँ। 62 एमसीक्यू है सर, 62 एमसीक्यू। टोटल 62 एमसीक्यू है आपके पास। सामने आपको दिख रहा है, एक एक करके हम 62 एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं और आज ही क्लास में हम प्रोबेबिलिटी को दी एंड कर देते हैं। और एमसीक्यू से जल्दी जल्दी जाएंगे। कुछ एमसीक्यू मैं आपको होमवर्क में दूंगा क्योंकि सर जो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है वो आपको एटलीस्ट होमवर्क में करके लाए। जो क्वेश्चन टिपिकल होगा, थोड़ा कंफ्यूजन होगा, वो क्वेश्चन मैं भी करा दूंगा। देखो, पहला, इनिशियली प्रोबेबिलिटी वाज ए ब्रांच ऑफ। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी किसकी ब्रांच थी? मैथमेटिक्स की। मैंने प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पहला दिन प्रोबेबिलिटी का निकाल दो कॉपी और देख लो सर क्या लिखवा था मैंने। प्रोबेबिलिटी इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। इनिशियली प्रोबेबिलिटी क्या थी? ब्रांच थी मैथमेटिक्स की। अभी स्टैट्स में जुड़ चुका है। ठीक है, इनिशियली लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों? इनिशियली। तो प्रोबेबिलिटी किसकी ब्रांच है? मैथमेटिक्स की ब्रांच है। इफ इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर कोई इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमेशा क्या आएगा? जीरो आएगा। अगर कोई कोई भी इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो क्या होगा? इंटरसेक्शन क्या होगा दोस्तों? जीरो के बराबर होगा। द प्रोबेबिलिटी आर लेस देन वन, लेस देन वन, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी वन। क्या प्रोबेबिलिटी वन के बराबर होगी? क्या लेस देन के बराबर होगी? द प्रोबेबिलिटी कैनॉट अकर एट द सेम टाइम। कैनॉट अकर एट द सेम टाइम, इसका मतलब क्या हुआ? यही बिल्कुल सही आंसर है। कैनॉट अकर एट द सेम टाइम मतलब प्रोबेबिलिटी ए के अंदर जो भी होंगे और बी के अंदर जो भी होंगे उनमें कोई भी कॉमन नहीं होगा, मतलब कैनॉट अकर एट अ सेम टाइम। अभी तो जीरो हुआ जब कॉमन पार्टी नहीं था, मतलब दोनों एक साथ अगर ही नहीं हो रहे तभी तो जीरो हुआ। दैट इज द इफ द इवेंट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू जीरो। क्या बात समझ में आ गई? ये तो नॉर्मल है। आगे आपसे कह रहा है सर, कह रहा है इफ टू इवेंट ए एंड बी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वन के बराबर कब होगा? जब सर ए और बी डिपेंडेंट इवेंट होंगे। देख लो सर, डिपेंडेंट इवेंट जब होते हैं ए एंड बी, जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, डिपेंडेंट इवेंट जब होते हैं तो ए और बी का जो यूनियन होता है वो हमेशा वन के बराबर होता है। हमेशा वन, मतलब जो यूनियन निकल कर आएगा एटलीस्ट वाली जो बात करें वो हमेशा किसके बराबर आएगा? वन के बराबर आएगा। तो ये पॉइंट लिख लेना। व्हेन ए एंड बी इवेंट आर डिपेंडेंट इवेंट, जब ए और बी आपस में क्या होते हैं, सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई मेरे से। एग्जॉस्टिव इवेंट सर, गलती हो गई। एग्जॉस्टिव इवेंट, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट गलती हो गई। मैंने आपको बताया था एग्जॉस्टिव इवेंट में, मेरे ध्यान से निकल गया। ए याद है आपको? ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर होता है? वन के बराबर होता है। एग्जॉस्टिव इवेंट में बताया था कि ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी जिसकी जो सम, जिसका सम सब कुछ प्रोबेबिलिटी का टोटल किसके बराबर है? वन के बराबर। दैट इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट। दैट इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव। ये था वो। देखो, समझ में आई? दो को ये मैंने आपको करा देता, क्या कहते हैं, आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कराया था मैंने आपको। मैं दिखा देता हूँ आपको, एक बार दिखा देता हूँ एक बार। सर आप जहाँ पर कॉपी है वो खोलिए एक बार। सर जहाँ पर मैंने लिखवाया था ना एग्जॉस्टिव इवेंट, तो मैंने क्या करा था? एग्जांपल कराया था, याद है आपको? मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बनाया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बनाया और दोनों का जब मैंने यूनियन सम दोनों का जोड़ा तो किसके बराबर आ गया था? प्रोबेबिलिटी ऑफ वन के बराबर आ गया था। तो जब एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है? जब यूनियन किसके बराबर है? वन के। तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अगर वन के बराबर हुआ तो क्या होगा? एग्जॉस्टिव इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर जीरो के बराबर तो क्या होगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और नीचे कहता है अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सिर्फ पहली प्रोबेबिलिटी, मतलब ए प्रोबेबिलिटी मतलब इवेंट ए है और ए ही अगर किसके बराबर आ जाए? वन के बराबर आ जाता है, इसको श्योर इवेंट। क्या बोलते हैं उसको? श्योर इवेंट बोलते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी किसके बराबर आ जाए? वन के बराबर आ जाए, इसको श्योर इवेंट। तो ये तो छोटी मोटी बातें हैं जो आपको याद करनी है। सेम क्वेश्चन, छठा भी सेम क्वेश्चन आ गया। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर वन दैट द इवेंट ए इज नोन एज श्योर इवेंट। अगर किसी प्रोबेबिलिटी, मतलब मैंने कोई सैंपल स्पेस बोला, सैंपल स्पेस बोला मैंने कहा 1 2 3 4, ये सैंपल स्पेस है मेरा। तो मैंने कहा ए एक इवेंट है, लेट करो, और वो लेस देन क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। अगर लेस देन 5 है तो किसके बराबर आ गया? तो ए इवेंट क्या हो गया? 1 2 3 4 5, लेस देन 5 पर आ गया 1 2 3 4। तो ये आउटपुट इवेंट ए किसके बराबर हो गया? सैंपल स्पेस के बराबर, दैट इज वन। सैंपल स्पेस वन मतलब क्या होता है? टोटल प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? सैंपल स्पेस। तो दैट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। उसी को क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। 6 हो गए। सेवंथ, अच्छा इधर अलग लिखा हुआ है। ठीक है मेरे दोस्तों। हाँ, इसका आंसर पीछे गलत है, सिक्स का आंसर पीछे गलत है। इसका आंसर इम्प्रॉपर इवेंट दे रखा है, ये गलत है। श्योर इवेंट देखो ना, दोनों के दोनों सेम ही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन के बराबर तो इवेंट ए क्या बोलेंगे? श्योर इवेंट बोलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ये भी मैंने आपको कराया था। इफ एन अनबेस्ड कॉइन इज टॉस्ड वन, एक कॉइन को अनबेस्ड मतलब दोनों में चांस कैसे है? 50-50% के चांस है। देन द टू इवेंट हेड एंड टेल आर, देन द टू इवेंट्स, एक इवेंट हेड आने का, एक इवेंट टेल आने का। मैंने कहा एक कॉइन को छालूंगा तो हेड टेल आएगा। एक इवेंट हो गया ए हेड आने का, एक इवेंट हो गया बी टेल आने का, टेल आने का। तो ये आपस में क्या होंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होगा? जब दोनों कॉमन होता है। एग्जॉस्टिव इवेंट होंगे। हाँ सर, एग्जॉस्टिव हो सकते हैं क्योंकि अगर ए
और बी का अगर मैं जोड़ दूं तो ये एच और टेल आता है, और एच और टेल किसके बराबर हो गए? सीधा प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस के बराबर, और सैंपल स्पेस को क्या बोलते हैं? वन बोलते हैं। तो ये क्या हो गए? एग्जॉस्टिव इवेंट हो गए। क्या हो गए दोस्तों? एग्जॉस्टिव इवेंट हो गए हैं। या म्यूचुअल एक्सक्लूसिव तो किसी हालत में नहीं होने वाला। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव किसी हालत में, इक्वली लाइकली भी कह सकते हैं इसको, इक्वली लाइकली, तो इसको काट कर लिख दो बोथ सी एंड ए, बोथ बी एंड सी। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट का वो, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, तो मेरा ध्यान से एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव का एक बार वो आ रहा था। म्यूचुअल एक्सक्लूजन वो जब इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या होगा? है तो सर कोई कॉमन नहीं है, सही तो है? ऑल ऑफ दिस सर, बिल्कुल सही है। ऑल ऑफ दिस, मेरे से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, मेरे से थोड़ी मेरे पढ़ने में थोड़ी ध्यान थोड़ा कोई चला गया। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब एक इवेंट ए है इसमें हेड आने के चांस, एक इवेंट बी है इसमें टेल आने के चांस, और दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? दोनों का कॉमन पार्ट आ रहा है कोई? नहीं आ रहा, जीरो। तो ए इवेंट और बी इवेंट का क्या हो गया? और दोनों को जोड़ने के बाद क्या आ रहा है? सैंपल स्पेस, दैट इज वन के बराबर, और इक्वली लाइवली। ये दोनों में आपस में क्या है? इक्वली लाइवली। इक्वली मतलब एलिमेंट सेम होने चाहिए। ए के अंदर के लिए एलिमेंट है एक एलिमेंट, बी के अंदर के लिए एलिमेंट एक एलिमेंट, दोनों ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, बिल्कुल सही, ऑल ऑफ दी अबव इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑल ऑफ दी अबव इज राइट आंसर, क्योंकि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, दोनों को जोड़ के सैंपल स्पेस के बराबर आ रहा है, एग्जॉस्टिव इवेंट हो गया। और एग्जॉस्ट सैंपल स्पेस के बराबर आने का मतलब क्या? टोटल, टोटल नंबर ऑफ आउटकम मतलब वन। इक्वली लाइकली का मतलब दोनों में एलिमेंट सेम है, उसे भी ए में इवेंट में भी वन है, बी इवेंट में भी वन है। 7 क्वेश्चन हो गया हमारा पर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एज्यूमिंग कैन द वैल्यू बिटवीन द -1, 0 और 1 के बीच में होती है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कहां तक होती है दोस्तों? 0 और 1 के बीच में होगी। डैश ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। पता है आपको, ये तो नॉर्मल चीज है। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। इवेंट ए मतलब ए की प्रोबेबिलिटी प्लस सम है ना किसका? इवेंट ए का और उसके कॉम्प्लीमेंट का। किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है, ये तो आपको पता ही है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और उसका कॉम्प्लीमेंट दोनों किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तभी तो हम क्या कहते थे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते थे? 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस करते, तभी तो ये बराबर होता था सर, 1 के बराबर होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, 10वां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 11वां। और देखो नीचे वो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा? 1 माइनस होगा ना, 1 माइनस। देखो ये बी इज राइट आंसर। देखो ना सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? 1 में से माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। देखो ये गलत है, प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस होता है, 1 में से 1 प्लस नहीं होता ना, उसमें से 1 बाद में माइनस होती है। बी इज राइट आंसर। देख लो कितने छोटे छोटे चीज है। चलिए ये खत्म हो गया। इफ टू इवेंट ए एंड बी, ए एंड बी, ये गलत दे रखा है इधर। कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ कुछ मिसिंग कर गया। दो इवेंट है ए और बी, कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर नहीं होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, मतलब नॉट इक्वल, इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं होने चाहिए। देन द टू इवेंट आर डिपेंडेंट इवेंट बोल दे। देखो मैं कह रहा हूँ कि आपके पास ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो हम कहेंगे इंडिपेंडेंट है, अगर बराबर नहीं होंगे तो हम कहेंगे डिपेंडेंट है। तो मैंने कहा क्या करा है, देखो क्रॉस लगा हुआ है यहाँ पर, बराबर नहीं है तो दैट इज डिपेंडेंट। अगर बराबर का साइन बोलता तो मैं क्या कहता? इंडिपेंडेंट। अगर बराबर नहीं है तो क्या है? डिपेंडेंट है। दो ही तो केस बनते हैं। तो अगर इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी के मल्टीपल के इक्वल आ जाता है तो इंडिपेंडेंट इवेंट, इक्वल नहीं आता तो डिपेंडेंट इवेंट। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस एटलीस्ट वन इवेंट ए एंड बी इज डिनोटेड बाय, कम से कम एक इवेंट आ जाए, या तो इवेंट ए आ जाए या इवेंट बी आ जाए। इसको कैसे डिनोट करेंगे? यूनियन से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी तो होता है, एटलीस्ट वन जब भी आता है तो दैट इज ए प्लस बी। लिखते हैं ना ए प्लस बी, कोई ए यूनियन बी। ठीक है, ये तो कंडीशनल हो गया। और ए बी का होता है ए बी, इधर ऐसे दे दिया उन्होंने, ए इंटू बी, ए इंटू बी होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी, गलत है ये इसका राइट आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी को क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। और जब भी बात एटलीस्ट की आती है तो वो उसका मतलब ही यूनियन होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए एज वेल एज बी इज डिनोटेड बाय, ए का भी अकरेंस हो जाए और सर बी का भी अकरेंस हो जाए, ए का भी अकरेंस हो जाए और बी का भी, ए भी हो जाए और बी भी हो जाए, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी का मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी का मतलब हुआ, ध्यान सुनो, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर ए प्लस बी होता है तो हम इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, ध्यान लिख लो, कहीं पर लिख लो, इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी हुआ तो ये समझ लेना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ यू ए यूनियन बी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी का मतलब क्या है? मल्टीपल आ रहा है तो मल्टीपल क्या है? मल्टीपल आ रहा है तो समझ लेना वो क्या है? इंटरसेक्शन है। तो देखो अगर ए भी आ रहा है और बी इवेंट के भी आ रहा है, दोनों एक साथ आ रहे हैं, इकरेंस ए इवेंट भी हो रहा है बी भी हो रहा है, तो दोनों हो रहा है तो क्या होगा? कॉम बोथ। जब बोथ की बात आती है तो क्या होता है दोस्तों? इंटरसेक्शन होता है। इसका मतलब भी यह है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन
समझ रहा है? दो अलग अलग बातें बता रहा है। अभी तक हमने यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़ा था, प्लस और मल्टीप्लाई पढ़ रहे हैं। प्लस का मतलब क्या है? यूनियन। और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? याद आ रहा है? इंटरसेक्शन जब एंड लगता है। ठीक है। When number of cases in favorable of the event A is zero, the probability is equal to क्या रहता है? When the number of cases favorable in event A, इवेंट ए है, उसमें क्या आ रहा है? फेवरेबल 0 आ रहा है। तो मैंने कहा अगर सैंपल स्पेस मेरा 100 भी हुआ ना, तब भी मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कैसे निकालूंगा? 0.100 या 1000 हुआ, कुछ भी हुआ, तो ऊपर तो 0 आना है। और अगर ऊपर 0 है तो क्या है? पूरा ही 0 है। भाई जब इवेंट ए के अंदर 0 आ रहा है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी? 0 अपॉन में सैंपल स्पेस 0 ही होता है। 0 का अपॉन में नीचे सैंपल स्पेस नहीं भी बता रखा तो हमें चाहिए भी नहीं। अगर न्यूमिनेटर में 0 आ जाता तो खत्म ही, बात खत्म होगी। दी इज राइट आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? 1 में से 5/11 क्या हो जाएगा दोस्तों? 6/11। ए इज राइट आंसर। देखो ऐसे तो क्वेश्चन है, देखो ये कर लोगे आप। 7/1 माइनस 7/8 हो गया, क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 1/8 इज राइट आंसर। अब घटिया घटिया क्वेश्चन है, मैं ये करूँ उसके अंदर, मुझे पता था एक टाइम में ही हो जाएगा ये कंप्लीट। अ पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम स्पेक्ट्रम फ्रॉम अ पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर उसका जो आउटकम निकल कर आता है तो उसको क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है? जितने भी आउटकम निकल कर आ रहे हैं एक एक्सपेरिमेंट करने पे, मैंने एक कॉइन उछाला, मैंने एक कॉइन को 2 बार उछाला, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, दैट इज द सैंपल स्पेस। ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो पॉसिबल आउटकम निकल के आएगी वो सैंपल स्पेस है। बिल्कुल सही, मैंने आपको सैंपल स्पेस की डेफिनेशन सिखाई है। देखिए सैंपल स्पेस दे रखा है 1 2 3 4 5 6, तो मतलब क्या है? इज द डैश व्हेन अ डाइस टॉस, इज द डैश व्हेन अ डाइस टॉस। 1 2 3 4 5 6 इज द, ये क्या है? 1 2 3 4 5 6। समझ नहीं आया आपको दोस्तों? एक मिनट सर, ये क्या है? सैंपल पॉइंट हो गया ना सर, ये क्या है? सैंपल पॉइंट नहीं हो गए? 1 2 3 4 5 6 क्या है? सैंपल स्पेस का अंदर जो एलिमेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? सैंपल पॉइंट। और सैंपल पॉइंट को सैंपल स्पेस भी कहते हैं। या तो सैंपल स्पेस बोल लो, या सैंपल। सैंपल तो नहीं होगा, सेट नहीं होता, इवेंट नहीं होगा। इवेंट तो मानते हैं। अगर एक डाई को फेंकता हूँ और जो निकल कर आएगा 1 2 3 4 5 6, ये क्या होता है? सैंपल स्पेस होता है। और अंदर का एलिमेंट क्या होता है? सैंपल पॉइंट। तो हमें क्या दे रखा है? सैंपल स्पेस। हम क्या बोलेंगे? सैंपल स्पेस है। सैंपल है नहीं, इवेंट। इवेंट लेट करते हैं, सेट होगा नहीं, क्योंकि सेट की बात कभी कर यहाँ करते नहीं है। सैंपल पर सैंपल स्पेस, हाँ सैंपल स्पेस को सेट में लिखते हैं। इसका मतलब ये सुनना है कि सैंपल, जब एक डाई को फेंकूंगा तो क्या निकलेंगे? सैंपल स्पेस ना। उसके अंदर क्या होंगे? सैंपल पॉइंट होंगे। द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, सैंपल स्पेस की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी? सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी होगी। मैंने कहा एक, आप समझो मेरी बात समझो, एक डाई को फेंका 1 2 3 4 5 6, और सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी, तो भैया कितना मेरे पास एन नंबर ऑफ एस कितने हैं? 6। तो मुझे कह रहा है सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी निकालो। प्रोबेबिलिटी किसी निकालो सैंपल स्पेस की, तो 6 अपॉन में 6 दैट इज 1। सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, बस ध्यान रखें, तभी तो टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 हुई। आगे बात समझ में? आगे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हमेशा, क्योंकि सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी निकाले वो 6 है और टोटल नंबर भी 6 है, तो 6 अपॉन 6 हमेशा क्या होगा? 1 होगा दोस्तों। बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेसिंग हेड टेल टेल हेड टेल टेल, हेड टेल 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 हेड टेल टेल हेड, ये तो होगा। एक टॉस को उनको छालूंगा 2 बार तो। अब बताओ कैसे घटिया क्वेश्चन पूछ रहा है। द सेट ऑफ द फंक्शन डिफाइन द प्रोबेबिलिटी स्पेस एस, आपको दे रखा है ए बी से, एक सैंपल स्पेस है, आपको दे रखा है ए बी सी। तो आपसे कह रहा है कि बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0 के इक्वल, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 1 के इक्वल। ए और बी प्रोबेबिलिटी किसके बराबर है? 0 के इक्वल। अरे मेरी बात सुनो, तीनों का जोड़ने पर अगर 1 आ जाए तो वो प्रोबेबिलिटी है। तीनों के जोड़ने पर अगर 1 आता है तो क्या है? प्रोबेबिलिटी है। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मुझे पहले क्वेश्चन में देखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी 0 है। मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, अगर तीनों का सम अगर 1 आया तो हम कहते हैं वही क्या है? प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेस क्या है? 1 2 3। तो पता है सैंपल स्पेस किसके बराबर होता है? 1 के पास, 1 के बराबर होगा। मैंने कहा 0 + 0 + 1 तो आ गया 1 के बराबर, ये तो ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। फिर मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/3 है, ये 1/3 है। दूसरा बोला 1/3 + 0 + 2/3, तो 1/3 + 2/3 क्या होगा? 1 होगा। सर ये भी सही है, तो बोथ ए एंड बी इज राइट आंसर। आ रहा समझ में? अगर किसी के ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, बी गिवन है और सी गिवन है, अगर उनका सम किसके बराबर आ जाए? 1 के बराबर आ जाता है, दोनों क्या है? प्रोबेबिलिटी है। अगर 1 से ज्यादा आ जाए, कम आ जाए, तो प्रोबेबिलिटी नहीं है दोस्तों। 1 के बराबर आएगा तभी, क्योंकि सैंपल स्पेस दे रखा है ए बी सी 3 ही है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि प्रोबेबिलिटी 1 से छोटी नहीं आ सकती, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि मुझे सैंपल स्पेस ऑलरेडी गिवन है। अगर जब सैंपल स्पेस गिवन है तो सैंपल स्पेस गिवन के मतलब कि सैंपल स्पेस हमेशा किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल किसका बराबर होता है? 1 के बराबर होती है। विच ऑफ द फ्लोइंग सेट डिफाइन अ प्रोबेबिलिटी, देखो सैंपल स्पेस दे रखा है, अब मुझे बताना है। क्वेश्चन कर लोगे आप, ये क्वेश्चन कर लोगे 1/4 1/3 जोड़ लेना,
ये देखो बी इज राइट आंसर। ये मुझे लग नहीं रहा क्योंकि 1/4 यहाँ, 1/2, 1/3, 1/3, 1/2, 1/4। तो आपके पास 4 के 12, 12 मुझे लग नहीं रहा, इसको कर लेना आप, है ना। 23 का मुझे तो लग रहा है बी आंसर है, बस ए तो नहीं है, इसको जोड़ने का वन नहीं आ रहा दोस्तों। कह रहा है लेट द प्रोबेबिलिटी दैट द फंक्शन, आपके पास एक सैंपल स्पेस है, मैंने कहा एक्स एक वेरिएबल, एक्स के साथ 1 आ गया, एक्स के साथ 2 आ गया, एक्स के साथ 3 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 निकालना है। तो सबकी प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है? 1 के बराबर। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 किसके बराबर है? वैसे 1 के बराबर है, 1 के बराबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 कितना दे रखा है? देखो ये 1/4, 1/3, 1/4 x2 निकालना है, मैंने ऐसे छोड़ दिया, प्लस 1/3 इजिकल टू 1। अब यहाँ से क्या करो? प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 निकाल लो, 1 माइनस 1/4 माइनस 1/3, 12, ये होगा 12 माइनस 3 माइनस 4, 4 5 6 7, 7 8 9 10 11 12, तो आ गया 4/12। 4 में 4, 4 3 12, 1/3 का राइट आंसर। एक मिनट, 3 3 3 3 3, 12 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 5 आ रहा है, 5, 5/12, 4 नहीं आ रहा, 5 आ रहा है। गलत कर दिया मैंने कैलकुलेशन, 12 में से 7 देंगे तो 5/12 बचेगा। 5/12 इज राइट आंसर। क्लियर है? देखो यहाँ समझना, आपको मैंने एक चीज बताई थी ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आ रहा है भी? अच्छा क्वेश्चन नहीं पढ़ा मैंने, सॉरी क्वेश्चन नहीं पढ़ा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस एटलीस्ट वन ऑफ द टू इवेंट ऑफ ए यूनियन पूछ रहा है, फिर कह रहा है यूनियन निकाल के दिखाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकाल के दिखाओ, विच में नॉट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन होगा। तो ये यार सही तो है, फॉर्मूला लगाने का तो आता है आपको भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, ए बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी। सिंपल है, और तो सारे फॉर्मूले गलत ही है। अच्छा ये फॉर्मूला, अच्छा आपके बाद, हाँ बी इज राइट आंसर, बाकी तो गलत ही है। ए गिवन है, बी गिवन है, ए और बी इंडिपेंडेंट डिवाइड है, तो इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन क्या निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/5 है, तो आपके पास 3/10 आ गया। मल्टीप्लाई कर दो, इंडिपेंडेंट इवेंट है। कह रहा है भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन गिवन है, यूनियन गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कर लेना सर, ये तो 0.60 है, ये आपको निकालना है, और यहाँ पे लिख देना सर 0.70, 0.70 होते भेजिए, तो 0.60 प्लस 0.70 इजिकल टू क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कितना आ गया दोस्तों? 6 12 130, 1.30। ये होमवर्क, अब भाई इतना सब कर, आप कर लेना होमवर्क। ए बी सी आर थ्री म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2b के, प्रोबेबिलिटी ऑफ और 3b के, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर है 2b के। अच्छा तीनों का सम जोड़ने के बाद क्या आता है मुझे बता दो, मैंने क्वेश्चन साफ साफ कराया था पिछली बार क्लास में, गिराया मैंने ये क्वेश्चन। ए किसके बराबर है? मैं एक ही में लिया है, सबको किस में लिया है? मैं एक ही में कन्वर्ट कर लिया। तो मैंने सब पहले लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2b के, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2b किसके बराबर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2b बराबर है, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके बराबर है सर? देखो पहले तो मैं ऐसे लिखता हूँ सर, सेम क्वेश्चन कराया है मैंने, ठीक है, सिंपल है। आपको पहले मैं दिखा देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर है 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2b बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ सी के। तो यहाँ से मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू निकाल ली, और यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की वैल्यू निकालूंगा, तो इसको उठाकर नीचे भेज दिया, तो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आ गया 2/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब मैंने सबको बी में कन्वर्ट कर लिया। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, इसके बराबर 0 को बी की वैल्यू निकालनी है ना, तो बी में कन्वर्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके बराबर है? 2b के, 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर हो गई, 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके बराबर है दोस्तों? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके बराबर है? देखो मैंने निकाला प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी के बराबर है, दो क्योंकि बी की तो वैल्यू निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी वन निकाला है यहाँ पर, देखो सी की वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की वैल्यू है, देखो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की वैल्यू है 2/3, 2/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आपको समझ में आ रहा है? 1 के बराबर होती है, सॉरी 1 के बराबर, सॉल्व कर दो यार। तो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ से कॉमन निकालो, अंदर के बच गया, अंदर बच गया 2 + 1 + 2/3। अब इसको सॉल्व करना आपको आता ही है, ठीक है। मल्टीप्लाई में जाएगा, नीचे डिवाइड में जाएगा दोस्तों, नीचे 1 कर देते हैं आप सॉल्व। 3 × 2 = 6 + 3 × 3 2,
अपॉन में 3, तो इसके नीचे 3 ऊपर चले गया, और 6 7 8 9 10 11, 3/11 हो गया राइट आंसर। 3 2 6 3 समझे 3 और 2 आ गया, 7 8 10 11, इधर से 11, 3/11, कहीं मिस्टेक तो नहीं। हाँ 3/11 आ तो गया सर, ये रहा ना, उल्टा कर दिया देखो, 3 2 6 और 2 3 6 और 2 11 गया भाई, 6/22 दे रखा है, तो 3 2 की वजह 2 3 6 और 2 11 3/11 आ तो गया। तो कंफ्यूज करने के लिए कैसे कर देते आप, समझ में आ रहा है। 6/22 इसका मतलब क्या होगा, 3/11 तो हो गया। एबीसी थ्री म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो तीनों का क्या होगा दोस्तों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी किसके बराबर होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी किसके बराबर होगी दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है 1 के, तब म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हो या ना हो 1 के बराबर तो होनी है प्रोबेबिलिटी, क्योंकि तीन तो इवेंट है और तीनों को जोड़ने का 1 आना चाहिए। ए दे रखी है प्रोबेबिलिटी और अगेंस्ट द, अभी पिछली क्लास में करा है, और अगेंस्ट द इवेंट ए, तो भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दे रखी है और अगेंस्ट निकालना है इवेंट ए का, तो ये आएगा 6/9। 6/9 का मतलब क्या हो गया दोस्तों आपके पास, 6/9 का मतलब क्या हुआ, तो मैंने आपको बताया था सर ये आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है, ये रेशियो नहीं है, अपॉन में होगा तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी, तो क्या लिखूंगा 6 अपॉन में 3 प्लस 6 प्लस 3, ये अगर ये क्या कहते हैं, अगर ये फेवर है फेवर, तो मुझे क्या निकालना ऑड अगेंस्ट, क्योंकि अगर ऑड अगेंस्ट पूछ रहा है तो वो फेवर गिवन होगा, ठीक है। तो देखो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास हो गया फेवर, और ये आपके पास हो गया सक्सेस हो गया, और ये आपके पास फेलियर हो गया। फेलियर हो गया तो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल निकालेंगे 3 अपॉन में 9, 6 प्लस 3 होगा और 3 ऊपर आ जाएगा, 3/9 इज राइट आंसर। क्या बात समझ में आई दोस्तों, 32 ये मैंने कराया था। पी और क्यू आर द ऑड इन अ फेवर, ऑड इन अ फेवर तो ये सक्सेस हो गया, ये फेलियर हो गया। प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट, प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट क्या होगी, ये देखो, प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, ऑफ एन इवेंट, देखो मेरी बात सुनना, पी अपॉन में पी प्लस क्यू हो सकती है, क्यू अपॉन में क्यू पी प्लस क्यू हो सकती है। अब हमें पूछ कैसे रहा है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑड इन अ फेवर है, तो ऑड इन अ फेवर का मतलब क्या है दोस्तों, ऑड इन अ फेवर का मतलब है सर आपको क्या करना है, सक्सेस और फेलियर आपको गिवन है, सक्सेस और फेलियर, आप प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी निकाल सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर भी। जब आपको कुछ ना बताए तो जो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है इसका मतलब किसकी पूछ रहा है, सक्सेस की पूछ रहा है। जब अगर कुछ नहीं बताएगा तो आप क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे कि भाई कुछ नहीं बताएगा तो जो फेवर दे रखा है हम उसकी निकाल लेते हैं, तो सर प्रोबेबिलिटी है। नहीं तो आप दोनों लगा सकते हो, अगर यहाँ पर वर्ड होता है ना बोथ बी एंड सी, तो वो लगा देते हैं यहाँ पर, क्योंकि नहीं है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बोल देंगे। बाकी होमवर्क में है, ये मैंने पिछली क्लास में कराया सारे के सारे, ये आप होमवर्क में करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना, कोई भी छोटी छोटी, आप मुझसे पूछो, मैंने होमवर्क में दिया आपसे नहीं हुआ, आपको लग रहा है डाउट, तो मुझसे पूछ लो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझसे पूछ लो। आप बैग कंटेंट 20 डिस्क, डिस्क मतलब सीडी पढ़िए 1 से लेकर 20 तक। ए डिस्क इज ड्रॉन फ्रॉम अ बैग, प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ इट्स नंबर ऑन इट्स इज अ मल्टीपल ऑफ, 3 का टेबल पढ़ लो, 3 6 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 9 3 7 21, तो इतना आएगा 1 2 3 4 5 6 6, और टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितनी है 20, तो 3 के मल्टीपल में 6 अपॉन में 20 आ गया, तो 3 2 की जगह 2 3 या 6 और 2 10 जा 3/10 इज राइट आंसर। देखा कराया था ना ऐसा क्वेश्चन मैंने, सेम क्वेश्चन करा रखे दोस्तों मैंने ऐसे। कह रहा है दैट ए नंबर सिलेक्टेड फ्रॉम द सेट एस सैंपल स्पेस दे रखा है आपको 1 2 3 4 और डेडेड ऐसे ही 25 तक है, दैट इट विल बी डिविजिबल बाय 4 4 4 4 2 8 4 3 12 4 16 4 5 20 4 6 24, 4 नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6 6 अपॉन में 25, देखो 25 नंबर है 1 2 3 4 और डेडेड हो गया 25 तक जा रहा है, 6/25 6/25 डिवाइड कर लेंगे 6/25, 0.24 0.24 इज अ राइट आंसर। कहीं गलती हुई, 4 में 48 45 20 1 2 3 4 5 6 6 आ रहा है, 4 5 20 8 6 0.2 आंसर गलत है सर इसका। सर यहाँ पर बुक में तो आंसर इन्होंने दे रखा है, नन ऑफ दिस लिखेंगे इसका, बुक में आंसर चाहिए 24 आ रहा है 0.24, द नंबर सेलेक्टेड फ्रॉम द, इसमें सेलेक्ट करेंगे और किससे डिविजल होना चाहिए 4 से भी होना, 2 नहीं होता दोस्तों 4 से डिविजल,
क्योंकि अपॉन में आ जाएगा। फोर डिविजिबल का मतलब होता है अगर किसी से चार को किसी से डिवाइड कर, देखो मैं सबको चार से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर नीचे डिनोमिनेटर वन आए, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर डिविजिबल। अगर किसी को डिवाइड करो डिविजिबल पे वन आ जा रहा है, उसको अगर प्रॉपर डिविजिबल, फ्रैक्शन में ही आना चाहिए। देखो किसी भी नंबर को चार से डिवाइड कर लो सर, हमेशा फ्रैक्शन में नहीं आएगा, हमेशा प्रॉपर नंबर मिलेगा। नन ऑफ दिस इज आंसर। 0.24 राइट आंसर था। A bag contain 30 ball, 1 to 30. A ball is drawn from a random. The probability that the number of ball is 3 or 7 के मल्टीपल, 3 और 7। तो 3 3 है, 3 3 है 9, 3 2 है 6, 3 3 है 9, 3 4 है 12, 10 होंगे। ठीक ठीक टेबल में 10 हो गए ना। मेरी बात सुनो, 3 का टेबल पढ़ना है, 30 तक तो नंबर है, तो 10 तो नंबर हो गए ना, 3 6 9 12 करके 10 हो गए। 7 का टेबल में 7 में 7, 7 टू जा 14, 7 21, और 7 21 में उधर ले चुका, 3 के टेबल में 21 आता है। 21 नहीं लूंगा, ठीक है, 21 ऑलरेडी वहां पर आती है, दो नंबर थोड़ा लूंगा एक साथ, ठीक है। 10 नंबर तो ये हो गए, 3 के टेबल में 21 आता है तो जोड़ लूंगा, 7 चौक 28, बस 3 नंबर ये, 10 नंबर ये, 13/30 हो गया। 18 समझ में। 3 के टेबल में 10 नंबर हो गए, और 7 के टेबल में 4 होते हैं वैसे तो, जो 21 आ चुका है 3 के टेबल में, तो 3/13 बच जाता है, 10 यहाँ 3 यहाँ 13, 13/30 राइट आंसर। 18 समझ में कराया ना ऐसा क्वेश्चन। इफ एन अनबेस्ड कॉइन इज टॉस ट्वाइस, अगर एक अनबेस्ड को एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल आने के, तो हेड टेल और टेल हेड, तो दो आते हैं, 2 में 4, दैट इज 1/2 इक्वल टू 0.15। अरे दो ही तो नंबर होते हैं, एक टेल आने के चांस, कम से कम एक, सॉरी सॉरी सॉरी, टेल भी तो टेल आएगा, 3/4, 3/4, तो 3/4 दैट इज 0.75, 0.75। कम से कम एक टेल, एटलीस्ट कम से कम एक टेल आ जाए, और कम से कम एक टेल कितने होते हैं, कम से कम ज्यादा दो, तो हेड टेल टेल हेड टेल टेल 4 होते हैं टोटल, तो 3/4 हो गया, दैट इज 0.75, 39 का 0.75। टू कॉइन आर टॉस्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट ऑब्टेनिंग वन हेड एंड वन टेल, एक हेड और एक टेल, तो दो ही होते हैं, 2/4 दैट इज 50%, 2/4। ये तो सिंपल है यार। 3 कॉइन आर टॉस्ड टुगेदर, 3 कॉइन एग्जैक्टली टू हेड, दो एग्जैक्टली दो हेड, तो निकल लोगे होमवर्क। 3 कॉइन को फेंकना, सैंपल में 2 हेड देखना, वहां निकालना, प्रोबेबिलिटी निकाल लेना। ये होमवर्क है, कॉइन वाले सारे। 4 कॉइन टॉस करा है, प्रोबेबिलिटी दैट थ्रोइंग एन इवन नंबर विद एन ऑर्डिनरी 6 फेस डाई, 43 क्वेश्चन देखना आप। ये कह रहा है कि भाई एक डाई फेंकते हैं तो क्या नंबर बनते हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये हो गया सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना बन गया सर, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बन गया 6, ठीक है। अब उसमें इवन नंबर आने के चांस, तो मैंने एक इवेंट मान लिया इवन नंबर, तो 2 4 6, तो कितना हो गया 3, नंबर ऑफ ए इवन क्या हो गया 3, तो 3/6 कितना होगा सर 1/2, 1/2 इज राइट आंसर ए, ठीक है। if two unbiased dice are rolled, दो biased फेंका, what is the probability getting the sum of the point neither 6 और 9, क्या प्रोबेबिलिटी होगी जिसका सम 6 और 9 नहीं आएगा, 6 और 9 नहीं आएगा, क्या प्रोबेबिलिटी होगी सर, इसको उल्टा करेंगे, 6 और 9 आने का मतलब कम होंगे, और बहुत सारी चीज होगी जो 6 और 9 ना आए इसकी प्रोबेबिलिटी। तो मैं पता क्या करूंगा, कह रहा ना इधर 6 और ना ही 6 आनी चाहिए, ना ही 9 आना चाहिए, इनका सम पहले मैं निकालूंगा 6 और 9 आने के चांसेस, फिर 1 में से माइनस कर दूंगा, खत्म हो गया। तो 6 किससे से बन सकता है, 2 4, 4 2, 3 3, 5 1 1 5, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर आने के चांस हो गए, ये 6 आने के आउटकम हो गए। अब 9 आने के आउटकम, तो 6 3 हो गए। ऐसे 8 1 मत कर देना सर, 8 1 नहीं होगा, तो 8 तो डाइस में नंबर ही नहीं होते। 3 6 हो गए, 5 4 हो गए, और 4 5 हो गए, और कोई नंबर और नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल इन दोनों को मिलाकर कितने नंबर सैंपल्स बनता है, इवेंट ए मान लो 9 बनते हैं, जिसमें 6 और 9 आएंगे। तो मैंने कहा 6 और 9 सम आए, इसके चांस है 9/36। एक में से अगर माइनस कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा नाइदर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ए क्या था कि 6 और 9 आए, ठीक है, समझ रहे। तो और एक कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, नाइदर 6 और नाइदर 9, ना ही 6 आना चाहिए सम और ना ही 9, तो वो तो बहुत सारे होंगे सर। तो 9 आ गए, तो 36 में से 9 घटा दो, 36 माइनस 9, तो 27 अपॉन में 36 आ गया। 27 अपॉन में सर क्या आ गया 36 डिवाइड बाई 36, 0.75, देखो पैटर्न से, ठीक है, ऐसे करना है इसको। 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, 2 डाइस फेंके हैं, 36 बनेंगे। द इवेंट दैट द डिफरेंस ऑफ द नंबर सो इन अ 2, सो डिफरेंस ऑफ द नंबर सो इन अ 2, दो नंबर को डिफरेंस करके क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। कैसा आएगा भाई, 4 और 2 को माइनस करूंगा 2 आएगा, 2 और 4 को माइनस करूंगा तब भी 2 आएगा, 3 और 1 को करूंगा और 1 और 3 करूंगा तब भी 2 आएगा। भाई कितने बन गए यहाँ पर, 4 बन गए, 4 से ज्यादा नहीं होते। 2 डाई फेंक रहा हूँ, इस पे जो भी नंबर, उन दोनों का डिफरेंस 2 के बराबर आना चाहिए। तो 4 और 2 हो गया, 2 और 4 हो गया, इनका माइनस करो, देखो 4 में से 2 गए, 2 आएगा, 3 में से 1, 1 में से 3, तो ये हो गया 4 आउटकम, और टोटल होता है 36। तो कितना होगा सर, 4 बन जाए 4,
2 2 जा 4 2 और भी नंबर बन सकते हैं। एक मिनट रुको, देखो क्या पता और बन जाए। डिफरेंस कैसा आएगा? तो और भी तो बन सकते हैं दोस्तों, मैं तो अभी लेके नहीं चला। जैसे कि 5 3 3 5, 5 में 3 के 2 बच गए, 3 में से 5 के 2 बच गए, 6 4 4 6, 6 में से 4 गए, 4 में से 6 गए, 4 2 हो गया, 2 4 हो गया, 1 3 हो गया, 3 1 हो गया, 1 3 2 4 4 6 5, हाँ ये बन रहे हैं भाई। दो देखो डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आया देख लो सब में। 1 2 3 4 5 6 7 8 8, टोटल है 36। तो 2 4 जा 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, तो 2/9 इज राइट आंसर। 45 का ए आंसर है। ठीक है मेरे दोस्तों, देखो यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो सकती है सैंपल्स पे ढूंढने में। या तो आप 36 सैंपल्स पे लिख लो फिर देख लो, पर वो तो टाइम लगा देता है ना बहुत ज्यादा। सर ये होमवर्क में करोगे, सिंपल है यार, 2 का है और कह रहा है नंबर ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 5 होने चाहिए। 1000 बार करा चुका हूँ मैं इसको। अ कार्ड इज ड्रॉन एज अगर प्लेइंग कार्ड बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, तो 4/52, 4/52 हो गए। 12 1/13 हो गया आंसर। बताओ। गेटिंग अ स्पेड और एन एस, स्पेड भी आ जाए और एस भी आ जाए, स्पेड और एस आने के चांस कितना होंगे सर? स्पेड आने के चांस कितने हो गए? स्पेड कार्ड हो गया 13, 13/52 इंटू, और इस एस कार्ड आने के चांस कितने होंगे? एस एस हो गया 4, 4/52, 13 13, 13 4 जा 4, 1/52। ये आ रहा है क्या? 13 13 से 13 कट गया, आपके पास 1/52। नहीं नहीं, आपके पास गलत है। स्पेड, इसको ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे। कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम, एक कार्ड निकालना है। या तो वो कार्ड 13C स्पीड का हो सकता है, या वो कार्ड किसका हो सकता है दोस्तों? एस का हो सकता है, 4C1 और 52C1, इससे निकलेगा आंसर। तो 13C1 13 प्लस 4 अपॉन में 52, तो 13 और 4 कितना हो गया दोस्तों? 17 हो गया है ना। तो 17/52, 0.32। वट इज द चांस ऑफ गेटिंग अ स्पेड और एन एस, स्पेड और एस आने के चांस क्या होंगे? स्पेड आने के चांस क्या होंगे दोस्तों? ध्यान देना इसका, ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत है, मैंने चेक करा। सिंपल तरीके से करते हैं भाई, सैंपल स्पेस बनता है जब एक कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी है 52C1, दैट इज 52। और इवेंट ए मान लिया, उसके सैंपल में या तो वो 13 में से एक कार्ड आएगा, या एक कार्ड निकालना ना, अ कार्ड इज ड्रॉन, एक ही कार्ड निकालना है, या वो स्पेड हो, या वो क्या हो और लग गया, तो और क्या होता है प्लेस, एस हो, एस एस होगा तो क्या होगा भाई 4C1, तो ये क्या होगा 13 प्लस 4, 17, तो 17/52 इसका राइट आंसर होगा सर। 17/52, तो 52/17 करेंगे तो सर आपके पास नहीं आ रहा ये आंसर है, यहाँ पर कोई भी नहीं इसका आंसर, ये आंसर गलत है सर, और किसी से डिडक्ट भी नहीं हो रहा। एक मिनट सर, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ इन्होंने आंसर क्या दे रखा है बुक के अंदर। इसका बुक का आंसर एक मिनट में देख लेता हूँ, 48 है ना। ए आंसर बोल रहे बुक का, ए आंसर का मतलब क्या होगा 4/13, 4/13 किस हिसाब से होगा इनका? यहाँ पर अगर मैं 15 करूँ तो 4 और 4 से करूँ तो 4 4 16/52 उसका आंसर आ रहा है, तो 16/52 चांसेस हो सकते हैं, 17 हो रहा है, गलत कराया मैं सर। गलत है सर इनका, 16 नहीं 17, इन्होंने गलती कर दी, 17/52 होना चाहिए था, ये गलत है सर। इधर काटो ए को और इधर लिखो 17/52, इन्होंने क्या कर दिया 17 होना चाहिए, 13 और 4 16 कर दिया इन्होंने, जबकि 13 और 4 17 होते हैं। 17/52 इज राइट आंसर, ठीक है। तो इन्होंने 16 कर दिया, देखो ना मैं कह रहा हूँ 52 नहीं चलाने के लिए 4 4 से मल्टीप्लाई करा, तो मैंने पता लगाया इसका, तो ये गलत आंसर इनका। इसको ए में काट कर लिख दो 17/52, ए को काट कर लिख दो सर 17/52, 17/52, इन्होंने थोड़ी गलती कर दी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल फ्रॉम अ बोर्ड कटिंग, ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई यार, 5/8 5 13 हो गया ना, 5/13 हो गया भाई, खत्म। ब्लैक 5 है और टोटल बॉल 13 है। होमवर्क सर कर लेना, होमवर्क स्पीड ट्रूथ वाले तो इतने करा दे, इसका कोई हिसाब नहीं। A problem is a probability in a probability given that three CS student A, B, C whose chances of solving it.
प्रूफ इतना इतना था, बट द प्रोबेबिलिटी अरे यार कितना सिंपल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, बी गिवन है, इंटरसेक्शन निकालते हैं तीनों का, फिर प्लस जो तीनों का इंटरसेक्शन, पहले दो का इंटरसेक्शन है, तीनों का इंटरसेक्शन निकाला, फिर जाकर यूनियन निकाल लिया। यूनियन तो नहीं, ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। कर लोगे सर। इफ द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ सक्सीड इन एग्जाम पर सक्सीड होने की परसेंटेज 60% है, तो फेल होने की कितनी होगी 40%। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 4 स्टूडेंट एटलीस्ट वन हैज पास। कह रहा है उस 4 स्टूडेंट के ग्रुप में कम से कम एक जना पास हो, या तो कम से कम एक, या तो 2, या तो 3, या तो 4। तो एटलीस्ट की जब भी बात आती है क्या पूछता है, यूनियन पूछता है। तो मतलब एटलीस्ट मतलब तो क्या करेंगे, पहले 1 में से क्या करेंगे, पहले निकालते हैं कि सारे सारे फेल हो जाए। सारे के सारे फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है दोस्तों। इफ द ओवरऑल परसेंट सक्सीड इन एग्जाम 60%, 60% है कि एग्जाम सक्सीड हो जाता है, 40% है कि एग्जाम सक्सीड नहीं होता। दैट आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 4 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट का ग्रुप है, एटलीस्ट वन हैज पास द एग्जाम, कम से कम एक जन एग्जाम पास कर ले। देखना सर ध्यान से, मुझे निकालना है कम से कम एक जना पास हो जाए, या कम से कम का मतलब क्या हुआ, कम से कम एक, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। मैंने कहा पहले निकालता हूँ 4 स्टूडेंट फेल होने के चांसेस कितने हैं। 4 स्टूडेंट फेल होंगे, 1 में से माइनस कर दूंगा, तो फेल होने वाले हट गए, रिमेनिंग वाले बच गए, जिसमें एक कम से कम 1, 2, 3। मैंने कहा जब भी एटलीस्ट बोलेगा हम उससे अपोजिट निकालेंगे, पास होने का बोल रहा है, फेल होने का निकालो पहले, फिर 1 में से माइनस करना। तो मैंने कहा पहला स्टूडेंट, फर्स्ट स्टूडेंट के फेल होने के चांस क्या 0.4, भाई 40% है ना फेल होने के चांस। सेकंड के फेल होने के चांस क्या 0.4, थर्ड के फेल होने के चांस क्या 0.4, और फोर्थ के फेल होने के चांस क्या 0.4 है। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे सर, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0, सबको मल्टीप्लाई, क्योंकि फिर ऑल 4 स्टूडेंट फेल हो जाएंगे, तो ऑल स्टूडेंट फेल होने के चांस कितने हैं, सबको मल्टीप्लाई कर दो, 0.4 को 4 को मल्टीप्लाई कर दो, 1, 2, 3, 4, ये आ गया 0.0256 आया। मैंने कहा अब सबके एटलीस्ट के पास होने के चांस क्या होगा, 1 में से 0.0256 माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा -1 कर देंगे 0.9744। बी इज राइट। आ रहा समझ में, हर एक स्टूडेंट का फेल होने का निकाला, मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल आ गया 4, 4 स्टूडेंट फेल होंगे, 1 में से माइनस करा, एटलीस्ट 1 आ जाएगा। जब भी एटलीस्ट 1 आए तो ध्यान देना है आपको, ठीक है। अब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉर्स आर विनिंग अ रेस इज, हॉर्स के जीतने की रेस 1/6 है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉर्स बी विनिंग द सेम रेस, हॉर्स बी के उसी रेस को जीतने के 1/4 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ हॉर्स विल, वन ऑफ इट, कम से कम एक, फिर एटलीस्ट आ गया। तो पहले मैं निकालूंगा जब दोनों हॉर्स फेल हो जाए, तो ए और बी दोनों क्या हो जाए, प्रोबेबिलिटी फेल हो जाए, पास ना कर पाए, तो 1/6 है, 1/6 है क्या विन जीतने की, तो 5/6 क्या होगी फेल होने की, मल्टीप्लाई, फिर बी की 1/4 है जीतने की, 3/4 क्या होगी फेल होने की। आना समझ में, ये होगा फेल होने का, ये हो गया फेल। फिर कैसे निकाला, 1/6 पास होने का, तो 1 में से 1/6 हटा दिया तो 5/6 आ गया। 5 3 15 6 चौक 24, 3 में 3, 3 2 6, 4 2 जाए, तो ये आपके पास 5/8 हो गया, 5/8 हो गया, तो 1 में से 5/8 माइनस करूंगा तो एटलीस्ट एक जन आ जाएगा, 3/8। कौन सा क्वेश्चन था ये। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द हॉर्स विल विन, कम से कम दोनों में से एक हॉर्स क्या हो जाए, जीत जाए, एक हॉर्स जीत जाए, एक हॉर्स जीत जाए ना, वन ऑफ द हॉर्स। नहीं है सर, दिस इज राइट आंसर 3/8। देखो कहाँ है 3/8, 1 2 3, किसी में नहीं है, वन ऑफ द अबव इज राइट आंसर, है ही नहीं। एटलीस्ट वन ऑफ द हॉर्स का मतलब क्या, दोनों में से एक जीता, या दोनों भी जीत सकते हैं, एटलीस्ट की बात है, बिल्कुल ठीक करा हमने। और नन इज द आंसर, पीछे आंसर देख लेना क्या है बुक का। अ मैन कैन किल अ बर्ड वंस इन अ 5 शॉट, 5 शॉट मारता है और एक में मरता है बर्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गई कि 5 बार शॉट करेगा तो एक बार मरेगा, 1/5 चांस है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बर्ड विल नॉट किल, 1 में से 1/4/5 हो गया, एक 5 में से अगर एक बार मारता तो 4 बार नहीं मारेगा ना, इससे घटिया क्वेश्चन कौन होगा यार। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लीप ईयर सिलेक्टेड रैंडम कंटेन 53 सैटरडे, भाई ये कर लेना आप, संडे वाला जस्ट सेम क्वेश्चन 2/7 होगा। तो रट गया होगा, एक क्वेश्चन 2/7 होगा, ठीक है सर। क्योंकि अगले 2 दिन में कितने होंगे, अगले 2 दिन में 2 सैटरडे आ सकता है, 52 संडे तो आएगा यहाँ पे, फिर 2 दिन बचते हैं लीप ईयर में, तो 2 दिन में मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे करके कितने सैटरडे आएंगे, 2 सैटरडे आएंगे अगले 2 दिन में, 2 बार सैटरडे आ सकता है, मंडे ट्यूजडे हो सकता है, तो 7 हो सकते हैं, 7 में 2 चांसेस है, मंडे ट्यूजडे हो सकता है, ट्यूजडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे संडे, ऐसे करके फ्राइडे सैटरडे सैटरडे संडे 2 आ रहा है सैटरडे, समझ गए होंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 चिल्ड्रन सेलेक्ट एट अ रैंडम फ्रॉम हैव डिफरेंट बर्थडेज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 चिल्ड्रन सेलेक्ट एट ए रैंडम, प्रोबेबिलिटी बताओ जब 3 चिल्ड्रन को सेलेक्ट करा रैंडमली और उनका बर्थडे आता है डिफरेंट डिफरेंट डेट पर, तो भाई 365 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। मान लो पहली लड़की का बर्थडे आया, एक दिन आएगा, तो कितने दिन मेरी बनेगा 364, 365, सॉरी
ध्यान समझना, फर्स्ट लड़की की बात कर रहा हूँ, पहले गर्ल की, गर्ल वन, फिर गर्ल टू के बाद 3 चिल्ड्रन, चाइल्ड वन, गर्ल नहीं है, बॉय नहीं है, चाइल्ड, चाइल्ड वन, C2 C3 और C3, C1 C2 C3। 365 में से 365 में से एक दिन इस लड़की का बर्थडे, एक दिन इस बच्चे का बर्थडे आएगा तो कितने दिन रिमेनिंग बने? 364 डे। एक दिन बर्थडे से हो गया, अब इसका बर्थडे आएगा 364 बचे अपडे, क्योंकि एक दिन तो एक सॉरी सॉरी, दिन तो 360 है, पर बर्थडे कितना है 362, क्योंकि 363, क्योंकि एक दिन इसका बर्थडे आ गया तो 64 डे बचा, फिर एक दिन, 2 दिन तो घिर गए, तो कितने दिन और बच गए? 363 डे बच गए, फिर और 365, फिर एक दिन इसका बर्थडे भी आ जाएगा, अलग अलग डेट पर आ रहा है ना, तो तीनों अलग अलग डेट पर बर्थडे आ रहा है, तो 365 डे में से कितना हो गया? 362। मेरी बात ध्यान समझना, दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप समझ जाओगे तो बढ़िया मजा आ जाएगा। देखो, मैंने कहा भाई दोस्तों मेरे पे 365 दिन है, 365 डे होता है पूरे साल में। अगर मुझे चाइल्ड वन, एक चाइल्ड हुआ, नया नया बेबी बोर्न हुआ, चाइल्ड वन, उसका बर्थडे रखना है, तो मेरे को टोटल कितने दिन है? इसका बर्थडे रखूंगा एक का, तो मेरे पे 364 दिन बच जाएंगे ना एक बार बर्थडे रखने पर। मान लो चाइल्ड वन का बर्थडे रख दिया, अब मेरे पे अगले बच्चे के लिए कितने दिन बचे? 364 डे बचे अगले बच्चे के बर्थडे रखने के लिए। अब मैंने इसका बर्थडे भी रख दिया, तो अब कितने दिन बचे? 363 डे बचे हैं 365 में से अगले के लिए। अब इसका रख दिया तो 362 डे बचे हैं। तो ये क्या दिखाता है? इसका बर्थडे रखने के बाद 364 दिन दिखा रहा है, इसका बर्थडे रखने के बाद 363 दिन दिखा रहा है, इसका बर्थडे रखने के बाद 364 दिन दिखा रहा है। तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे हो गया क्यूब, 365 का क्यूब, और 364, 366, 362। राइट आंसर। समझ में आ गया? चाइल्ड वन का बर्थडे सेलेक्ट करा तो 364 दिन बच गए, चाइल्ड टू का बर्थडे सेलेक्ट करा तो 363 दिन बचे, 2 दिन गए, और चाइल्ड थ्री का, क्योंकि एक दिन में नहीं आ सकता इनका बर्थडे, अलग अलग दिन में कितने बजे? 312 में। सर 58 हमेशा से हम लगा, बेस थ्योरम इज यूजफुल इन कंप्यूटिंग द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज होता है भाई बेस थ्योरम के अंदर। तो बेस थ्योरम इज यूजफुल, बेस थ्योरम बहुत ज्यादा यूजफुल है फॉर कंप्यूटिंग कंडीशन प्रोबेबिलिटी, या कंडीशन प्रोबेबिलिटी यूजफुल फॉर कंप्यूटिंग बेस थ्योरम। बेस थ्योरम एक ऐसी जगह है, ऐसी थ्योरम है जो यूजफुल है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को कंप्यूट करने का। देखा है हमने, एक बेस थ्योरम कुछ नहीं है दोस्तों, एक तरह कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थी, पर कंडीशन कुछ ऐसी कंडीशन थी, बात बात पर कंडीशन थी, उसको बना दिया बेस थ्योरम। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही एक एडवांस रूप है बेस थ्योरम। 59, तो भाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे। अब इंटरसेक्शन दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, इंटरसेक्शन अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या होगा दोस्तों बताओ? 1/12 अपॉन में 1/4, 4 3 1/3 का राइट आंसर। कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालिए, होमवर्क अभी कर लेना, अभी होमवर्क वीडियो पोस्ट करके अभी कर लो, होमवर्क सब कर लेना यार। ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लो। कैसे निकालोगे? 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट माइनस कर देंगे, 1 में से 0.80 माइनस कर दिया तो 0.20 बचा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया, तो क्या होगा? ए इंटू बी निकालना है ना, तो इंटरसेक्शन ऊपर 0/10 ऊपर आ जाएगा, इंटरसेक्शन ही इंटरसेक्शन, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाला अभी 0.20, तो भाई 0.10.1 डिवाइड बाई 0.2, 0.5। ठीक है, तो यह कर लेना। देखो ए दे रखा है, बी दे रखा है, यूनियन दे रखा है, इंटरसेक्शन निकालना पहले, तो इंटरसेक्शन निकालना, और इंटरसेक्शन निकालते हैं यहाँ पुट कर देना, आ जाएगा होमवर्क 62। खत्म, जल्दी खत्म हो गया दोस्तों। देखो सर क्वालिटी खत्म हो गई है, कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम आती, जो मैंने होमवर्क दिया सारे बाकी तो करा दिया, जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम आती है आप मुझे जरूर मुझे मैसेज करिए सर। ठीक है, आराम से मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँ। मैसेज भेजते टाइम आपने फोटो भेजे क्वेश्चन की कि भाई ये क्वेश्चन की प्रॉब्लम, मेरा आंसर नहीं आ रहा, आपने ऐसा कराया, मैंने ऐसा कराया, क्या पता मेरे से कुछ गलती हो जाए, ऐसा हो सकता है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। दोस्तों आज की क्लास की प्रोबेबिलिटी खत्म हो चुकी है, और खत्म हो चुका है ढंग से, जैसा आपको शेड्यूल मिला वैसे वैसे पढ़िए। प्रोबेबिलिटी अगर पहले बोली पहले, लास्ट बोली लास्ट। ठीक है मेरे दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।